समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मैं राकेश बर्णवाल पॉलिटिकल एजेंडा के तीसरी कड़ी में आप सभी का बेहद स्वागत करता हूं। लोकसभा इलेक्शन 2024 के दखते हुए परिणाम से आप सभी रूबरू हो चुके हैं। इस बार का इलेक्शन वाकई टक्कर का रहता है, जिसमें दोनों पार्टियां इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस जी तोड़ मेहनत करती है। लोकतंत्र का खास नज़ारा तब देखने को मिला जब जनता चिलचिलाती धूप में अपनी एक वोटिंग करने के लिए घंटों लाइन में खड़ी होकर एक वोट देकर अपना भविष्य तय करने की कोशिश करती है। जनता चाहती है कि जो भी पार्टी सत्ता में आए, जो भी नेता सत्ता में आए और जनता के दुख दर्द को समझे, जनता की उम्मीदों पे खड़े हो। पिछली बार की तरह इस बार महंगाइयाँ कम हो, बेरोजगारी के मामलों को सुना जाए, जो स्कैम हो रहे हैं उस स्कैम में कमी आए और उसके बाद से बहुत से तमाम मुद्दे हैं जिनको इन पार्टियों को, इन नेताओं को दूर करने की ज़रूरत है। जनता ने तो अपना काम कर दिया, पर क्या आने वाले टाइम में ये जो सत्ताधारी ड्राइवर है जनता की उम्मीदों वाली गाड़ी को सही तरीके से आगे खींच कर ले जा पाएंगे या विफल रहेंगे, ये तो अब वक्त ही बताएगा। खैर, बात करते हैं हम नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी की, तो दोनों ने अपनी अपनी पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। बीजेपी इस बार पिछली बार की तरह उतनी वोटें नहीं हासिल कर पाई, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, परंतु एक सबब जरूर सीखने को मिला, और ये सबब क्या है आपको भली भांति पता है। लेकिन हम बात करेंगे राहुल गांधी के कुछ एक्टिविटी पे, इनके शिद्दत भरे कार्यों पे। इनका परिणाम इस बार पिछली बार की तरह काफ़ी अच्छा देखने को मिला। खड़गे जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो पॉलिसी है, कांग्रेस की जो पॉलिसी है, इंडिया अलायंस की जो पॉलिसी है, वो पिछली बार की तरह इस बार दमदार रहा। एक अच्छे अपोनेंट की तरह ये कांग्रेस और अलायंस बीजेपी के सामने इस बार खड़ी है। हम बात करते हैं वोटिंग की। वैसे इंडिया गठबंधन और एनडीए की बात की जाए तो हम देखते हैं कि एनडीए बाजी मार ले जाती है और फिर से एक बार इन बाजीगरों की टोली ऐसे बाजी मार के ले जाती है कि मोदी नाम के तूफान में, मोदी नाम के बवंडर में पूरी की पूरी महागठबंधन उड़ जाती है, दह बह जाती है। खैर, एनडीए तो सरकार बनाती है, लेकिन इसमें जो एक बड़े फैक्टर के तौर पे काम करते हैं वो है चिराग पासवान, जो मोदी के हनुमान की तरह बताए जाते हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों हुकुम के इक्के की तरह साबित हुए हैं, क्योंकि इन्हीं के बलबूते इस बार बीजेपी एनडीए गठबंधन के माध्यम से अपनी सरकार का दावा पेश करती है। हम बात करें, इसके अलावा बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। मोदी तीसरी बार सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद अपनी गरिमा को पेश करते हैं। ऐसा पहली बार होता है कि जब किसी पार्टी से कोई व्यक्ति विशेष लगातार तीसरी बार सरकार बनाती है। पिछली बार ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में देखने को मिला। खैर, मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर है, जिसने 400 पार का दावा भी किया कि रिजल्ट को इस बार बीजेपी 400 प्लस पार लेके जाएगी। यहाँ तक बीजेपी ने भी ये दावा किया कि 400 प्लस का रिजल्ट वो देगी, लेकिन 250 प्लस पार होने में बीजेपी की हालत ख़राब हो जाती है और बीजेपी औंधे मुँह धड़ाम से गिर पड़ती है और एनडीए की गठबंधन की सरकार फाइनली बनानी पड़ती है। हम बात करें नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जो कि 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के सीएम रहते हैं, ये उस टाइम पीरियड में गुजरात का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। एक अच्छी छवि इनकी बनती है और बनारस के सांसद सीट से ये खड़े होते हैं और जीतने के बाद से 2014 में पहली बार ये प्रधानमंत्री बनते हैं और यही सतत प्रक्रिया लगातार तीसरी बार चली आ रही है और मोदी 3.0 में इस बार मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ले चुके हैं। चलिए हम बताते हैं आपको नरेंद्र मोदी की और भी बहुत सारी एक्सीडेंटल घटनाएं, ये किस टाइम पे कौन सी डिसीजन लेकर देश की अस्मिता और गरिमा को बनाए रखेंगे, ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन इनके बहुत सारे डिसीजन अभी भी बहुत से लोगों के सिरों पे चढ़ के बोल रहा है। 370 का मुद्दा और तमाम ऐसे मुद्दे जो देश हित में हुआ, ये काबिल तारीफ था। हम बात करते हैं मीडिया की, हम बात करते हैं एक अलग न्यूज़ की। आज का दिन है मोदी का शपथ ग्रहण करने का। जितने भी मंत्री लोग आए हैं ये लोग शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि एनडीए की सरकार तो बन जाती है, लेकिन एनडीए की सरकार बनने के पीछे जनता का कहीं ना कहीं
पॉजिटिव सोच मिलती है। हम बताते हैं आपको कि बहुत से ऐसे अखबार है, एजेंसियां हैं जो सरकार के हाथों बिक जाती है, पर इनको सोचना चाहिए, इन मीडिया को सोचना चाहिए कि अगर ये सरकार के हाथों बिक जाएंगी फिर जनता का भला सोचने वाला कौन आएगा। इनको तो कम से कम ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, पर हमने एक लाइन पढ़ी थी कहीं कि सियासत हो या मोहब्बत, जीतता वही है जो फरेबी है। पर सच्चाई क्या है ये तो पूरे जनतंत्र को पता है। फाइनली मोदी जी की सरकार बनती है तो मेरी तरफ से मोदी जी को और देश की जनता को शुभकामनाएं। हम बात करें यहाँ पे पीएम मोदी की प्रसिद्धि की। बहुत से ऐसे अखबार व एजेंसियाँ हैं जो पीएम मोदी की प्रसिद्धि पर द गार्जियन होने का दावा पेश करती है। मोदी जैसे ही इलेक्शन में विजयी भव होते हैं, एक खबर न्यूज़पेपर व मीडिया के माध्यम से लोगों में दहकती हुई आग की तरह फैल जाती है। आज का दिन है शपथ ग्रहण करने का। जितने भी मंत्री दल यहाँ पे आएंगे सभी मंत्री बनने की प्रतिज्ञा लेंगे। यह दिन है नरेंद्र मोदी का। ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना और इतिहास के पन्नों में अपने नाम जुड़वाना। नेहरू जी के बाद ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है, किसी विशेष पार्टी से कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार पीएम पद की दावेदारी पेश करने जा रहा है। खैर 18वीं लोकसभा 2024 के इलेक्शन टोटल 543 सीटों पर होता है, जिसमें बीजेपी 240 सीटें जीत जाती है। पिछली साल की तुलना में 63 सीटें गंवा देती है, जबकि इंडिया गठबंधन 234 सीटें जीतती है, जिसमें कांग्रेस को 99 सीटें मिलती है। कांग्रेस पिछली साल की तुलना में 47 सीटों का इजाफा करती है, जो कि उसके लिए बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। इस बार कांग्रेस ने जी तोड़ मेहनत भी किया, लेकिन खेला यहाँ पे होता है यूपी में कि समाजवादी पार्टी यूपी में कमाल कर देती है और 37 सीटें जीतकर बीजेपी की कमर तोड़ देती है। चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे राष्ट्रगान के आगे की प्रक्रियाएं। सिंह मनराल सेवा मेडल तथा राष्ट्रपति के एडीसी भी उनके साथ हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये रहा शपथ ग्रहण पहले की देश की आन बान शान यानी जनगण मन राष्ट्रगान गाने की प्रक्रिया। द्रौपदी मुर्मू के उपस्थिति में ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न हुई। अब बारी है सभी मंत्रियों का शपथ ग्रहण करने का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, ये शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं शपथ प्रक्रिया के आगे का प्रोसेस। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मोदी जी के शपथ ग्रहण करने के बाद बीजेपी के सारे मंत्री
मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये बीजेपी के सभी बड़े नेता हैं। इनके अलावा जितने भी 71 मंत्री हैं मोदी जी के अलावा, वो सभी भी शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ नज़ारे, कुछ वादे। तीसरा टर्म तेज करने को लेके नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू में ये बात आया था। उन्होंने कहा था कि जब उनकी एनडीए की सरकार आती है या बीजेपी की सरकार आती है तो आने वाले टाइम में जो भी काम होगा उसकी रफ्तार डबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो आने वाले टाइम में हम पूरी ताकत लगाकर भारत का जो हिस्सा है पीओके, उसको वापस लेके रहेंगे। पीओके तो भारत का है, उसे वापस लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भारत को पाकिस्तान से ज़्यादा डर है चाइना से। चाइना लगातार भारत की सीमा में घुसपैठ करता जा रहा है और पीठ पीछे छुरा भोगता जा रहा है। अगर इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ठीक वही हाल होगा जो भारत का जो हिस्सा हुआ करता था एक समय, तो अक्साई चीन, जो चाइना का पार्ट बन चुका है। तो ज़रूरत है सजग होने की, निडर होने की और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की। चलिए इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं एक अद्भुत नज़ारा। इस लोकतंत्र का नज़ारा, इस लोकतंत्र एक ऐसी अच्छी पहल है जो छोटे और बड़े सभी को एक साथ लेके आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी हस्तियाँ जैसे अंबानी परिवार, शाहरुख खान इत्यादि लोग लोकतंत्र की दरिया में डुबकी लगाते हुए। ये वो नज़ारा है जो लोकतंत्र की शोभा को, देश की शोभा को बढ़ाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह 3.0 में राष्ट्रपति भवन के सामने एक अलग ही झिलमिलाती दरिया में खूबसूरत जनसैलाब उमड़ा हुआ है। यह है पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की एक शानदार खूबसूरती। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ और नज़ारे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और उनका पूरा परिवार इस जगमगाती राष्ट्रपति भवन के सामने शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान के तौर पे समारोह को सार्थक बनाते हुए। इसके अलावा हम बात करें आदित्यनाथ योगी जी का, तो ये भी इस समारोह में बैठे हुए हैं। लेकिन इनके चेहरे पे एक चिंता की लकीरें दिख रही है क्योंकि सपा ने यूपी में बीजेपी की सीटें को कम कर दिया। खैर, ये जनसैलाब, ये राष्ट्रपति भवन, ये एक लोकतंत्र का खास नज़ारा बहुत ही मनोहर और अद्भुत है। ये भारत की एकता को, अखंडता को पूरे विश्व में एक पॉजिटिव संदेश भेजती है। हम बताते हैं आपको यहाँ पे कि कुछ हस्तियाँ ऐसी भी हैं जो साउथ से आई हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पवन कल्याण साहब, इनके जस्ट सेकंड बगल में बैठे हुए हैं नीतीश जी, जो जदयू पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनकी इस बार की 12 सीटें रही है। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू, जो कि 16 सीटें देकर ये दोनों लोग हुकुम का इक्का साबित होते हैं बीजेपी के लिए, और इन्हीं लोगों के बलबूते इस बार बीजेपी एनडीए की सरकार खड़ा कर पाती है और सत्ता में आती है। भारतवर्ष यानी अपने देश की मिट्टी की पहचान सदियों से पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाती आई है। इस शपथ समारोह में भारत के पड़ोसी देश मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे कई पड़ोसी देश भारत के लोकतंत्र के समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। शेख हसीना, पुष्पकमल दहल तथा अन्य नेताओं के बीच यहाँ पे मौजू साहब भी मौजूद हैं। ये वही मौजू साहब हैं जो काफ़ी उड़ा करते थे, देश के ऊपर, भारत देश के ऊपर उंगलियां उठाया करते थे और भारत से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर रहे थे। पर भारत भी जानता है कि हर उड़ने वाले पंछी को कैसे शांत किया जाता है। भारत को इसलिए शांति का संदेश पहुंचाने वाला दूतवाहक, शांति दूत भी कहा जाता है, क्योंकि भारत जल्दी किसी से दुश्मनी नहीं लेता है, सबको शांति का, प्रेम का पाठ पढ़ाता है। लेकिन अगर सामने वाला आंखें दिखाता है तो ये आंखें निकालना भी जानता है। खैर, मौजू का यहाँ पे आना भारत की तरफ दोस्ती बढ़ाने का एक शुभ संकेत है। हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने इस 3.0 में, शपथ समारोह के 3.0 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री की, और ये प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान हुए। ये संवैधानिक बुक पे अपना हस्ताक्षर करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी को और मजबूत करते हुए लोकतंत्र में अपना भागीदारी निभाते हुए पीएम पोस्ट को निभाएंगे। नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करना जनता का उनके ऊपर विश्वास है। खैर, इनके बाद शपथ ग्रहण में राजनाथ सिंह भी शपथ ग्रहण करते हैं।
राजनाथ सिंह के बाद अमित शाह भी शपथ ग्रहण में पार्टिसिपेट करते हैं। इन लोगों के पास जो पहले से मंत्रालय था वही मंत्रालय इस बार भी रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला। ये है नितिन जयराम गडकरी जी, जो शपथ ग्रहण लेते हुए इनके पास वही इनका पुराना मंत्रालय रहने वाला है। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस बार एक नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है, स्वास्थ्य मंत्रालय इनको दे दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास भी वही मंत्रालय रहने वाला है और वो भी इस बार शपथ ग्रहण ली। सबसे विशेष मंत्री की बात की जाए तो एस जयशंकर साहब, जिसने विश्व पटल पे भारत की अस्मिता और गरिमा को बनाए रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंत्री हैं। पीयूष वेद प्रकाश गोयल साहब ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनके बाद नाम आता है मनोहर लाल जी का। मनोहर लाल जी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के जो भी प्रमुख नेता हैं उन सभी के द्वारा शपथ ग्रहण लिया गया। देखिए धर्मेंद्र प्रधान, जो कि पिछली बार शिक्षा मंत्री थे, इनके पास इस बार भी शिक्षा मंत्री रहता है। आइए हम एक नए चेहरे की बात करते हैं, जीतन राम मांझी, जो बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं। इनको भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई गई। हनुमान के तौर पे फेमस, मोदी जी के भक्त कहे जाने वाले, मोदी जी का हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान इस बार ये राजनीति में हुकुम के इक्के की तरह साबित होते हैं और 100% अपनी दावेदारी पेश करते हैं। 5 सीटें जीतकर ये लोजपा पार्टी से बीजेपी को समर्थन देते हैं और एनडीए सरकार बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। ये एक यूथ मंत्री हैं जो आगे चल के देश के लिए अच्छा करेंगे। हम बात करते हैं अनुप्रिया पटेल जी का। अनुप्रिया पटेल जी ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण किया। और इस तरह मोदी 3.0 की सरकार में तमाम टोटल 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण ली, जिसमें एक नरेंद्र मोदी और बाकी 71 मंत्री। 3.0 की सरकार क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी, और आने वाला ये वक्त ही बताएगा। चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं वोटिंग पावर से। देखिए, वोट करना हमारा और आपका कर्तव्य है। इस देश में वोट देकर हम अपनी भविष्य की इमारत स्वयं खड़ा करते हैं। जो भी नेता हम चुने, ये हमारी समझदारी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि हम उसे सोच समझ के सुने, नहीं तो एक गलत कदम हमारे ही हक खोने के लिए हमें जिम्मेदार ठहराएगा। खैर, सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन ज़रूरत है इंसानियत को बनाए रखने की। इसी पे एक लाइन याद आती है, सियासत अपना रुख अब इतना कड़ा मत कर, सियासत अपना रुख अब इतना कड़ा मत कर, इंसानियत को अब भगवा और हरा मत कर। ज़रूरत है संविधान की इज्जत बचाए रखने की, संविधान की लाज बचाए रखने की, संविधान की मर्यादा बचाए रखने की, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो संवैधानिक मर्यादा के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। कि हमारा और आपका हक बनता है कि लोकतंत्र की ताकत हम ही है, तो हम आगे आएँ और आगे आके ऐसे तत्वों से निपटें और देश की अस्मिता को बचाए रखें। हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। फाइनली ये देश संविधान से चलता है, इससे ऊपर कोई नहीं, ना तो आप हो ना मैं हूँ ना कोई और है। तो प्राइमरी फ़र्ज़ ये बनता है कि जो डेमोक्रेसी है वो उसकी डेमोक्रेसी की अपनी आधारभूत संरचना और मर्यादा बनी रहे। लोकतंत्र, आप सभी लोगों की अगर बात करूं मैं, तो आप सभी लोग लोकतंत्र का वो आधार हो जो राष्ट्र को एक नया आयाम देता है। तो ज़रूरत है आपको उठ खड़े होने की, अपने हक के लिए लड़ने की, आगे बढ़ने की और सवाल जवाब करने की। जनरली लोकतंत्र के 4 हिस्से हैं, आपको पता है लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। उन चारों स्तंभ में एक मीडिया भी है, और मीडिया को ज़रूरत है कि अपने कार्य क्षमता को बेहतरीन करने की, अपने पोटेंशियल को और बढ़ाने की और जनहित में कार्य करने की। अगर मीडिया बिक जाएगी, मीडिया ही ईमानदार नहीं रहेगी, तो आम जनता का क्या होगा? गरीबों की कौन सुनेगा? दुखियों की कौन सुनेगा? सरकार की आलोचना कौन करेगा? क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार की आलोचना होते रहना भी ज़रूरी है अगर वो गलत काम कर रही है तो। देखिए, हमने बातें की मीडिया की,
मीडिया का इस टाइम में ये आलम है कि मीडिया को ज़रूरत है अपनी अस्मिता को, अपनी गरिमा को, अपनी इज्जत को बचाए रखने की, क्योंकि मीडिया अपना फ़र्ज भूलती जा रही है। इसी बात पे एक लाइन याद आती है, ज़मीर घोल स्याही में सियासत की वाहवाही लिख रहे हैं, ज़मीर घोल स्याही में सियासत की वाहवाही लिख रहे हैं, खबरों की मंडी में खबर कम और पत्रकार ज़्यादा बिक रहे हैं। तो ज़रूरत है मीडिया खुद के अंदर झांके और अपनी वैल्यू को बरकरार रखे। हमने बात किया लोकतंत्र की, लोकतंत्र के 4 हिस्सों की, 4 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। अगर चारों स्तंभों में से कोई भी स्तंभ डगमगाया तो देश की आन बान शान यानी कि हमारा और आपका हक लोकतंत्र मारा जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगी। तो ज़रूरत है सवाल और जवाब करने की। अगर हमने और आपने सवाल और जवाब नहीं किया अपने सरकार से तो इस लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा। लोकतंत्र यही कहता है कि जनता के द्वारा जनता का शासन ही लोकतंत्र है। जो सरकार है वो हमसे है, ना कि हम सरकार से हैं। तो हमारा प्राइमरी हक बनता है कि हम सभी मुद्दों पे सवाल और जवाब करें, जो सही है उसकी सराहना करें और जो गलत है उसकी आलोचना करें, अपने हक के लिए लड़ें। अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो राजनीति के परकोटों पर बैठे हुए गिद्ध और राजनीतिक रंगों में रंगे हुए सियार हमारा और आपका हक मार के अपने अथाह समुद्र जैसी पेट को भरने में लग जाएंगे। इस देश को जितना खतरा बाहरी दुश्मनों से है उतना ही खतरा अंदर के अवांछित तत्वों से भी है। इतिहास गवाह रहा है कि अपने ही लोग देश के साथ गद्दारी करके अपने ही लोगों को धोखा देते आए हैं, उनका हक मारते आए हैं। तो ज़रूरत है कि आप लोकतंत्र का 5वां स्तंभ बनिए, अपनी आंखें खोलिए। जिस तरीके से सरहद के पार दुश्मनों से देश की रक्षा करने का काम सैनिकों का है, ठीक वैसे ही देश के अंदर की जो लोकतंत्र है उस पर नज़र बनाए रखने का, उसको देखने का काम आपका और हमारा है। देश के अंदर बहुत से अवांछित ऐसे गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले तत्व है, तो हमारा और आपका फ़र्ज बनता है कि हम अपनी दृष्टि उन पर बनाए रखें और लोकतंत्र की रक्षा करें। अगर कुछ बारीकियों पर ध्यान दें तो हम ये पाते हैं कि जो लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है वो ये हो सकता है आई साइट ऑफ पब्लिक, यानी जनता की आंखें, जनता की दृष्टि, जनता का विज़न। खैर, जनता की आवाज़ डेमोक्रेसी की असली ताकत है और लोग आवाज़ तभी उठाएंगे जब वो अपनी आंखें खोले रखेंगे उन सभी ज्वलंत मुद्दों पर जो सरहद के अंदर या सरहद के बाहर घटित हो रहे हैं और जनहित में नहीं है, देश हित में नहीं है। और जिस दिन से आपने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया, समझ लीजिए देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत होने लगी और किसी का मजाल नहीं कि वो राष्ट्र के खिलाफ कुछ बोल सके या राष्ट्र के खिलाफ कोई काम कर सके या फिर आपको आंखें दिखा सके, आपका हक मार सके। इसी बात पर एक लाइन याद आती है, इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद के निगाह बांधे आंखें। तो ये रहा राजनीतिक गलियारे की कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ देश प्रेम और जनता की आवाज़, राष्ट्र और नया शपथ ग्रहण का समारोह। बस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।